सो हाय गाइस, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। इसका हम आज माइटोसिस वाला पार्ट ही पढ़ेंगे, पूरा फेजेस वाला पार्ट कवर कर लेंगे। देन इसके बाद जो मेयोसिस वाला पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में। तो हम स्टार्ट करते हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सबसे पहले कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कि सेल होता क्या है, व्हाट इज सेल। ठीक है, तो सेल क्या होता है? सेल एक कंपार्टमेंट होता है। वो बचपन वाली डेफिनेशन सभी जानते हैं कि सेल जो होता है बेसिक यूनिट होता है वगैरह वगैरह। लेकिन अभी जो हमें पढ़ना है नॉर्मली सेल हमारे उस लेवल पे क्या है, सेल एक कंपार्टमेंट होता है जिसमें सारी एंजाइमेटिक रिएक्शंस होती हैं। ओके, और इन्हीं एंजाइमेटिक रिएक्शंस को हम मेटाबॉलिक रिएक्शंस भी बोल सकते हैं। ओके, तो सेल क्या होता है? सेल एक कंपार्टमेंट होता है, ठीक है, जिसमें एंजाइमेटिक रिएक्शंस होती हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं। अब हम देखते हैं सेल कितने टाइप की होती है। नॉर्मली हम यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में सेल्स देखते हैं। ठीक है, इधर हम यूकैरियोट्स देख लेते हैं और इधर हम प्रोकैरियोट्स देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम प्रोकैरियोट्स देखते हैं। ये एक सेल है। सेल के बाहर उनके अंदर ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर होती है बाहर, अंदर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है और सेल वॉल भी होती है। ओके, इनर मेम्ब्रेन जो इनकी होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसमें कुछ एक्सटेंशंस होते हैं। ये जो एक्सटेंशंस हैं ये इनके रेस्पिरेशन में, सेल डिवीजन में और बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जिसमें हेल्प करती है। अभी हम सेल डिवीजन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, अंदर इसका जो डीएनए होता है वो ऐसे ही खुला हुआ रहता है, किसी मेम्ब्रेन के अंदर पैक नहीं होता है, इसलिए हम इसे न्यूक्लियोइड बोलते हैं। ओके, देन इसके अंदर कुछ राइबोसोम्स भी होती हैं, कुछ गोल्जी बॉडीज़ भी होती हैं और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को छोड़ के मोस्टली सेम स्ट्रक्चर रहता है एज ए यूकैरियोटिक सेल। तो ये यूकैरियोटिक सेल, इसमें डीएनए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पैक्ड रहता है। देन इसमें राइबोसोम भी होते हैं। इधर ईआर भी प्रेजेंट होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देन इधर गोल्जी बॉडीज़ भी प्रेजेंट रहती हैं। मतलब मोस्टली जो स्ट्रक्चर्स आपने सेल यूनिट में पढ़े होंगे वो सभी स्ट्रक्चर्स यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह वगैरह। देन आज अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो मेन टारगेट है, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस यहाँ पे है हमारा, जो भी हमें टॉपिक पढ़ना है उससे रिलेटेड, कि इधर जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है इसमें जब सेल डिवीजन होता है उसमें नॉर्मल माइटोसिस से हो जाता है। कोई सेल है, ठीक है, इसके अंदर न्यूक्लियोइड है। पहले इसमें न्यूक्लियोइड क्या होगा? डबल होगा, ओनली रेप्लिकेशन, नो अदर इवेंट्स। ओके, तो देन इसमें रेप्लिकेशन होगा। देन उसके बाद ये इधर से डिवाइड हो जाती है नॉर्मल माइटोसिस की तरफ। माइटोसिस नहीं बोल सकते, सेल डिवीजन बोलेंगे, क्योंकि माइटोसिस बोलेंगे तो उसमें फेसेस इंक्लूड हो जाएंगे। जो अपना नॉर्मल सेल डिवीजन जो होता है, सेल डिवीजन भी नहीं बोल सकते, नॉर्मल डिवाइड होकर सेल डिवीजन होगा, इसमें कोई माइटोसिस नहीं होगी। ठीक है, और जो यूकैरियोटिक सेल होगी हमारी, यहाँ पे पहले ये मानो कोई सेल है, यहाँ डीएनए है और बाकी अदर ऑर्गेनिल्स भी प्रेजेंट है। लेकिन आगे चल के इसमें क्या होगा कि पहले बहुत सारी ऑर्गेनिलीज वगैरह, प्रोटीन वगैरह प्रिपेयर होंगे, देन उसमें डीएनए रेप्लिकेट होगा, हिस्टोन्स भी डबल होंगे। ठीक है, और फिर क्या होगा हमारा और इसका जो साइटोप्लाज्मिक रेशो, कुछ अदर गोल्जी बॉडीज वगैरह वगैरह बनेंगी। देन उसके बाद मेटाफेज आएगा। मेटाफेज में सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस होगी, कैरियोकाइनेसिस में प्रोफेज, तो पहले ये जो अपना डीएनए है वो इंटैक्ट होगा। ठीक है, ऐसा, और फिर आगे चल के वो मेटाफेज एक प्लेट बना लेगा, स्पिंडल फाइबर वगैरह बनेंगे इसमें। ठीक है, यहाँ एक एस्टर प्रेजेंट होगा। एस्टर क्या होता है? माइक्रोट्यूब्यूल से बनता है। ठीक है, और फिर आगे चल के ये जो एस्टर की हेल्प से ये जो अपने क्रोमोसोम्स होते हैं वो अपनी अपनी पोल्स पे जाएंगे। ये सारा एक ओवरव्यू है। देन अपनी अपनी पोल्स पे जाएंगे और फिर यहाँ क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे? आ जाएंगे। देन फिर साइटोकाइनेसिस होगी, इधर उधर पहुँच जाएंगे। ठीक है, ये पूरा ओवरव्यू था क्या करना है। और अगर डिटेल में हम बात करें इसकी तो क्या रहेगा, सबसे पहले हमें क्या पढ़ना होगा कि सेल डिवीज़न जो होती है वो दो फेजेस में होती है मेनली, एक एम फेज एंड दूसरा इंटरफेज। ओके, इंटरफेज में हम क्या करते हैं, हम सेल डिवीजन की एक्चुअली प्रिपरेशन करते हैं कि आखिर सेल डिवीजन में होना क्या है। जैसे कि सेल डिवीजन जब हम करेंगे तो एंड टाइम पे हमें सभी चीज़ें मिलनी चाहिए ना। ऐसा नहीं कि उधर सेल डिवीजन चल रहा है तो इधर हम हमारे जो पेंडिंग वर्क्स हैं वो कर रहे हैं। पहले एंटर फेज में हम सभी प्रिपरेशन कर लेंगे अपनी, देन एम फेज में एक्चुअली जो मेनली है अपना सेल डिवाइड होगा। ठीक है, तो एम फेज में भी हम दो चीज़ें पढ़ते हैं, कैरियोकाइनेसिस एंड देन साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो हम इंटरफेज से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम अगर पहले कुछ अपना टॉपिक स्टार्ट करें उससे पहले हम कुछ चीज़ें क्लियर कर लेते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा डीएनए क्या होगा और क्रोमैटिन क्या होगा और क्रोमोसोम क्या होता है। आप लोगों ने डबल हेलिकल
स्ट्रक्चर तो देखा ही होगा, ये मोस्टली डीएनए होता है ना, जो कि न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट वगैरह मिलकर शुगर वगैरह से मिलकर बनता है, दैट इज डीएनए। देन अगर यही डीएनए की जो ज़्यादा कंडेंस फॉर्म मिले आपको, ठीक है, तो डीएनए की ही जो कंडेंस फॉर्म होती है उसे हम क्रोमैटिन बोलते हैं, ठीक है। और जो क्रोमोसोम होता है वो क्रोमैटिन का भी और ज़्यादा कंडेंस स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, दैट इज़ क्रोमोसोम। अब हम क्रोमैटिन में भी दो बातें जानते हैं, एक लेस कंडेंस होगी, एक मोर कंडेंस होगी, ठीक है। लेस कंडेंस ऐसा होगा कुछ, और मोर कंडेंस कुछ ऐसा होगा। दैट इज़ लेस कंडेंस वाला जो क्रोमैटिन है उसे हम यूक्रोमैटिन बोलेंगे, एंड जो मोर कंडेंस वाला है उसे हेट्रोक्रोमैटिन बोलेंगे, ठीक है। देन इसके बाद ये जो क्रोमैटिन होती है अपनी, ये ऐसे कंडेंस क्यों हो जाती है? ऐसा इसलिए कि कुछ प्रोटीन्स होते हैं बहुत सारे, है ना, तो जो इनकी पैकेजिंग में हेल्प करते हैं। तो यूकैरियोट्स होता है उसमें मोस्टली हिस्टोन्स प्रोटीन होते हैं, देन जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसमें नॉन हिस्टोन्स होते हैं, तो जो पैकेजिंग में हेल्प करते हैं इनके। अब बात यहाँ आती है कि आखिर सेल डिवीज़न होता ही क्यों है? सेल डिवीज़न इसलिए होता है क्योंकि जो सेल होती है उसे इन्फॉर्मेशन पास करनी होती है अपनी आगे वाली जो जनरेशन आने वाली है, जैसे कि हमारा देख लेते हैं, हम जो है हमारे बच्चे जो हैं उनमें अपन को अपनी इन्फॉर्मेशन जाएगी, पूरी जीन वगैरह की जो डिटेल होती है, कैरेक्टर वगैरह होते हैं, वो सब। वैसे ही सेल को डिवाइड इसलिए करना पड़ता है क्योंकि जो उसके अंदर मटेरियल है उसे अपने नेक्स्ट जनरेशन में या उसकी नेक्स्ट सेल, उसकी जो डॉटर सेल है उसको देनी होगी। तो प्रोकैरियोटिक सेल में नॉर्मल यूनिसेलुलर होता है, उसमें नॉर्मल सेल डिवीजन होता है, उसमें कोई ये सारे फेजेस वगैरह नहीं होते, ठीक है। तो बेसिक इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें, सबसे पहले तो ये कि होता क्यों है, रीज़न क्या है सेल डिवीजन का, है ना। तो जो रीज़न है कि सेल को अपनी पास करनी पड़ती है इन्फॉर्मेशन टू डॉटर सेल, ओके। इसका अब हम थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं सिंगल सेल से डेवलप होते हैं। तो मैं कहा थी कि जो सिंगल ऑर्गेनिज्म जो पूरा ऑर्गेनिज्म होता है वो सिंगल सेल से डेवलप होता है। तो सिंगल सेल, जैसे कि हमारा एग्जांपल में ली थी कि जाइगोट जो होता है, जाइगोट से हम लोग पूरा कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाता है ना, क्योंकि मैं भी जो हूँ वो भी जाइगोट थी कभी, और मेरा कभी मैं एक पूरा कंप्लीट ऑर्गेनिज्म हूँ। सेल साइकिल का या सेल डिवीजन का एक मेन हिस्सा इस चीज़ से हमें समझ आता है कि आखिर सेल डिवीजन होता क्यों है ना। अगर सेल डिवीजन नहीं होता तो शायद हम लोग भी कहीं नहीं होते। जैसे कि फिर से मैं एक्सप्लेन करती हूँ, जाइगोट हुआ, जाइगोट से मॉडुला बनता है, मॉडुला से ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट बनता है, देन ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट होता है, देन इम्प्लांटेशन के बाद वो एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो के बाद वो पूरा एडल्ट बन जाता है ना। तो जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर, उसमें क्या होगा, अपना सेल डिवीजन तो होगा ही, है ना। अपना ये भी हो गया। अब जब भी सेल डिवाइड करती है, जब भी सेल डिवाइड करेगी तो एक टाइम में एक बार जब डिवाइड करेगी तो दो सेल बनाएगी, ठीक है। तो एक पूरा, जैसे कि सेल साइकिल उसका नाम है अपने पास, तो सेल साइकिल कैसे नाम पड़ा, सेल साइकिल से बोलते हैं क्यों, साइकिल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इवेंट्स इसमें रिपीटेडली होते हैं, ठीक है। इवेंट्स रिपीटेडली कैसे होते हैं, तो ये ऐसा कि एक मिनट मैं एक्सप्लेन करती हूँ। सेल जो होती है पहले ग्रो करेगी, ठीक है, फिर उसमें डीएनए रेप्लिकेशन होगा, है ना, और फिर थोड़ा बहुत जो उसमें ग्रो होना होगा वो होगा, देन सेल डिवीजन होगा। अब यही इवेंट जो है नेक्स्ट सेल में हो जाएगा तो ये पूरी सेल साइकिल बन जाती है ना। तो अभी हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल हमने देखे थे, तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उसमें ये सारे एविडेंट चेंजेस नहीं होते हैं, उसमें ऐसा नहीं होता कि अलग अलग फेजेस चल रहे हो, और जो अपना यूकैरियोटिक है उसमें ऐसा होता है, बहुत सारे फेजेस आते हैं, ठीक है। तो सेल साइकिल जो होती है एक प्रोसेस होती है जिसमें ग्रोथ, डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल डिवीजन होता है। तो जो नॉर्मल अपना बात कर रहे हैं यूकैरियोटिक्स में सेल साइकिल्स की, तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि हम देख लेते हैं फेजेज ऑफ सेल साइकिल। हमारा सारा बेसिक्स थोड़ा क्लियर हो गया कि हमें पढ़ना क्या और कैसे, थोड़ा समझ आ गया। तो फेजेज ऑफ सेल साइकिल की हम बात कर लेते हैं। इसमें हम एम फेज पढ़ेंगे, इसी को हम माइटोसिस बोलते हैं, ठीक है। और एम फेज के बाद हमारे पास इंटरफेस आ जाता है, या इंटरफेस के एम फेज, इंटरफेस के बाद एम फेज, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। एम फेज में मेनली जो अपनी सिंगल सेल है उससे दो सेल बन जाती हैं, है ना। और जो इसमें होता है इंटरफेस, इसमें अपनी नॉर्मली प्रिपरेशंस होती हैं, डीएनए एप्लीकेशन वगैरह या जो भी प्रोटीन चाहिए अपन को सेल डिवीजन में हेल्प करता है जो, तो वो इसमें हो जाता है। हम नॉर्मल डायग्राम बना रहे हैं, ये जो इतना पार्ट है वो हमारा एम फेज का है, देन ये पूरा हमारा इंटरफेस का है, ठीक है। मैं मोस्टली चैप्टर जो है डायग्राम के फॉर्म में ही समझाऊंगी, क्योंकि ऐसे थ्योरी तो आप लोग बुक से भी पढ़ सकते हैं, बस थोड़ा अपन लोगों को ये चाहिए रहता है कि कोई ओवरव्यू बता दे तो चैप्टर अंडरस्टैंड हो जाता है, थोड़ा समझ आ जाता है। देन ये हमारा नॉर्मल एम फेज और इंटरफेस, ठीक है। तो एम फेज में तो नॉर्मल माइटोसिस होती है, एक्चुअली सेल डिवाइड करती है इसमें। एंड जो इंटरफेस होता है इसमें बहुत सारे फेजेस होते हैं, इसके अंदर भी फेजेस होते हैं, G1 हुआ, S हुआ एंड G2 हुआ, ठीक है। एंड जो इंटरफेस होता है इसे हम बोल सकते हैं कि ये गैप होता है एक बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज, ओके, क्योंकि ये इसका गैप ही तो है, यहाँ से शुरू हुआ यहाँ खत्म हुआ है, तो ये गैप हुआ। देन अब हम इंटरफेस की बात कर लेते हैं, इंटरफेस की, है ना। तो ये अपना एम फेज। अब इंटरफेस में भी 3 फेजेस होते हैं, G1, S एंड G2। तो मैं ये बता रही थी कि सेल डिवीजन जो होता है इंपॉर्टेंट इवेंट होता है। सेल डिवीजन में हमें नॉर्मली साइकिल चलानी पड़ती है, पहले ग्रोथ होगी, डीएनए एप्लीकेशन होगा, देन फाइनल सेल डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो जो सेल साइकिल है उसमें सीक्वेंस होते हैं, अभी हमने सीक्वेंस तो देखे इसमें कि एम फेज होगा, G1 होगा, देन S होगा, देन G2 होगा। तो सेल साइकिल से कुछ फीचर्स होते हैं, ठीक है। फीचर जैसे कि एनसीईआरटी में दिए हुए हैं कि सेल साइकिल जो होती है वो एक कोऑर्डिनेट वे में होती है, ठीक है, जेनेटिक कंट्रोल के अंडर होती है, एक्सटर्नल फैक्टर पे भी वो डिपेंड कर सकती है ना। ये कुछ इवेंट्स हैं तो इन्हें याद रखना है अपन को, क्वेश्चन बनते हैं।
फेजेस ऑफ सेल साइकिल की अगर हम बात करें तो इसमें हम नॉर्मली एम फेज का बात करेंगे, माइटोसिस, एंड एम फेज में कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। तो हम ये बात कर लेते हैं, मैं इतनी देर से बोल रही हूँ कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस, आखिर ये है क्या? कैरियोकाइनेसिस की बात कर लेते हैं पहले। कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, ठीक है, और काइनेसिस का यहाँ बात कर रहे हैं डिवीजन, ओके। तो कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस का डिवाइड होना यहाँ पे, ठीक है। एंड जो अपना साइटोकाइनेसिस होता है उसमें क्या होता है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, ठीक है। तो हमने देख लिया कि कैरियोकाइनेसिस क्या होता है और साइटोकाइनेसिस होता है, देन इसके बाद इंटरफेस होता है। पहले अब हम इंटरफेस की बात कर रहे हैं, इसको हम रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं ना। ये पूरी सेल साइकिल में 95% टाइम, मतलब मोस्टली टाइम इसमें लग जाता है, 95%। बाकी का काम तो सिर्फ चुटकियों का है, वो 1 घंटे में, या मतलब बोल सकते हैं 5 मिनट 5% में वो ले जाता है, और 95% टाइम ये ले जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ से फेजेस स्टार्ट कर रही हूँ, अपना जीवन फेज स्टार्ट कर रही हूँ। जीवन फेज क्या होता है, गैप होता है ये बिटवीन एम फेज एंड एस फेज। तो यहाँ मैं आपको साइकिल से दिखाऊंगी, ये एम फेज है, ये जीवन है, और ये एस है, एंड ये G2 है। जीवन फेज में क्या होता है अपना, जीवन फेज में अपना क्या होता है, गैप होता है बिटवीन एम फेज एंड एस फेज, ठीक है। और या फिर बोल सकते हैं बिटवीन एम फेज एंड रेप्लिकेशन फेज, क्योंकि इसमें रेप्लिकेशन होता है। इसमें सेल एक्चुअली ग्रोथ करती है, सेल साइटोप्लाज्म में ग्रोथ करेगी, ठीक है। और इसमें जो न्यूट्रिशन वगैरह हमें चाहिए होते हैं सेल को ग्रोथ करने के लिए, एंजाइम वगैरह जो चाहिए होते हैं, जैसे कि ट्रांसक्रिप्शन होता है, आगे चल के ट्रांसलेशन होता है, ठीक है, जो भी सेल में होता है, तो उन सब के लिए न्यूट्रिशन एंजाइम चाहिए, तो वो यहीं पे बनेंगे, ठीक है। और कुछ प्रोटीन्स होते हैं वो भी यहीं पे बनेंगे। देन हम सेल गैप में, हमने इसमें किसमें जीवन में क्या बात कर ली, गैप बना है सबसे पहली बार, ये गैप बना है माइटोसिस के बाद, जैसे G1 फेज बोला है, ठीक है। और इसमें हमारे पास कुछ सेल ऑर्गेनिक नहीं सॉरी साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होगी। देन इसके बाद एस फेज की बात करें, एस फेज में क्या होगा, डीएनए रेप्लिकेशन होगा, हिस्टोन बनेंगे, हिस्टोन रेप्लिकेट भी बोल सकते हैं, एंड सेंट्रियोल भी रेप्लिकेट होता है, ठीक है। सेंट्रियोल ओनली सिर्फ एनिमल्स में होता है, ना कि प्लांट्स में, ठीक है। सेंट्रियोल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सेल डिवाइड में। और G2 फेज जो अपना होता है, इसमें ट्यूबलिन प्रोटीन वगैरह बनता है। तो मैं एस फेज की बात कर रही थी, एस फेज है ना, नाम से ही समझ आता है, एस मतलब सिंथेसिस किसी चीज़ की, इसे हम सिंथेसिस ऐसे बोल सकते हैं। ये गैप होता है G1 और G2 के बीच का, ठीक है। एस फेज में अपना क्या होता है, इन एस फेज डीएनए रेप्लिकेशन एंड डुप्लीकेशन, ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन एंड डुप्लीकेशन। एस फेज में मैं बताई थी कि सेंट्रियोल क्या होता है, डबल होता है, ठीक है। लेकिन याद रखना है कि इसमें ओनली एनिमल सेल में, नॉट प्लांट सेल, क्योंकि प्लांट सेल के पास सेंट्रियोल एब्सेंट होता है, ठीक है। अब डीएनए रेप्लिकेशन के लिए नॉर्मल तो हमारा डीएनए ऐसे पड़ा रहता है सेल के अंदर, तो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए हमने जो क्रोमैटिन और यूकैरियोटिन की बात की थी, हाइड्रोक्रोमैटिन, तो रेप्लिकेट करना है तो कोशिश यही रहेगी ना हमारी कि रेप्लिकेट करने के लिए डीएनए सुलझा हुआ हो, ज़्यादा उलझा ना हो, मतलब ज़्यादा कंडेंस ना हो। तो इसमें डीएनए ओपन फॉर्म में होता है, टोटल डीएनए जो होता है ओपन फॉर्म में होता है, एंड देन वो क्या हो जाता है, अपना रेप्लिकेट हो जाता है। इसमें बहुत सारे एंजाइम्स वगैरह चाहिए होते हैं, स्टोन होता है जिसके कारण पैकेजिंग होती है, और न्यूक्लियस के अंदर ये सब हो रहा होता है। तो फिर अब हम G2 फेज की बात कर लेते हैं, है ना। इसमें समझ आ गया, मेनली अपन को क्वेश्चन यही समझते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन किस में होता है, हिस्टोन किस में डबल, हिस्टोन किस में बन रहा है, एंड सेंट्रियोल किस में डबल हो रहा है। इसके अलावा इसमें कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। इसके बाद G2 फेज में अगर हम देखें तो इसमें कुछ ऑर्गेनेल्स वगैरह बनती है, जिसके माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, है ना। और ये गैप होता है बिटवीन एस फेज एंड एम फेज। तो ये हमारा एम फेज था, ये हमारा जीवन था, ये हमारा एस था, एंड ये हमारा जीवन है, G2 है। जीवन में हम देख के आए हैं साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ, मैं वही मेन पॉइंट बता रही हूँ, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। एंड इसमें डीएनए रेप्लिकेशन हुई है, हिस्टोन्स भी बने हैं, एंड इसके बाद हमारे पास जो होता है सेंट्रियोल भी डबल हुआ। G2 फेज में हम देखते हैं कुछ ऑर्गेनेल्स जो होती हैं वो बनती है, माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, प्लास्टिड हुआ, जो कि दोनों सेल्स में इक्वली बांटनी है ना। तो सेम जो ग्रोथ जीवन फेज में हुई थी वही ग्रोथ इसमें भी चलती रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक मेन पॉइंट ये भी पूछा जाता है कि प्लॉइडी के बारे में। देखो सेल का कोई डिप्लॉयड है, यहाँ प्लॉइडी उसकी 2n हुई, जीवन में भी 2n हुई थी, क्योंकि यहाँ सेल डिवाइड कर देगी तो एंड यहाँ आके प्लॉइडी 2n ही रहेगी, है ना। इसमें कोई प्लॉइडी चेंज नहीं होती कि डीएनए रेप्लिकेट हुआ है तो प्लॉइडी चेंज हो गई है, वो डिप्लॉयड ही रहेगा, सेल डिप्लॉयड से डिप्लॉयड तो नहीं हो जाएगा ना। देन ये भी 2n। देन अमाउंट ऑफ डीएनए पे बात आती है, तो यहाँ पे डीएनए 2c है, ठीक है। डिप्लॉयड सेल की अगर मैं बात करूँ यहाँ भी 2c रहेगा, लेकिन यहाँ डीएनए डबल हो गया तो यहाँ अपना 4c डीएनए हो जाएगा, और यहाँ पे फिर 4c रहेगा, और इसमें जो यहाँ पे एंटर करेगा वो 4c, लेकिन सेल डिवाइड होकर तो जहाँ से एग्जिस्ट करेगा वो 2c ही करेगा, ठीक है। तो ये हमारी अमाउंट ऑफ डीएनए और प्लॉइडी पर भी बात हो गई है। तो अब हम एम फेज की बात करते हैं, है ना। तो जो एम फेज होता है, ये एम फेज है अपना, इसमें पहले कैरियोकाइनेसिस होती है, देन फिर साइटोकाइनेसिस होती है, ओके। कैरियोकाइनेसिस में पता है न्यूक्लियस डिवाइड होता है, एंड साइटोकाइनेसिस में पता है क्या, साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। और मेन चीज़ एक एनसीईआरटी में बढ़ दे रखा है कि एम फेज जो होता है मोस्ट ड्रामेटिक फेज है। मोस्ट ड्रामेटिक क्यों यूज़ किया, क्योंकि इसके न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में बहुत सारे क्या होते हैं, चेंजेस होते हैं, है ना। और अपना वो रेस्टिंग फेज बोला गया था इंटरफेज को, क्यों, क्योंकि उसमें न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में ज़्यादा चेंजेस नहीं होते, उसमें सिर्फ प्रिपरेशंस होती हैं, है ना। अब मैं सिर्फ एम फेज की बात कर रही हूँ, एम फेज, ठीक है। अब यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस दोनों होगी, दैट इज कैरियोकाइनेसिस, दैट इज साइटोकाइनेसिस, ओके। ये फेजेस हैं, है ना। तो कैरियोकाइनेसिस के अंदर भी हमें कुछ और फेजेस देखने पड़ते हैं, प्रोफेज हुआ,
ठीक है, मेटाफेज हुआ, एनाफेज हुआ, टीलोफेज हुआ, है ना। तो प्रोफेज में क्या होता है, प्रोफेज के पहले क्या था, सबसे पहले उसमें प्रोफेज में सबसे पहले देखो, एनाफेज में सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस हो रही है, कैरियोकाइनेसिस में भी सबसे पहले प्रोफेज हो रहा है ना। तो प्रोफेज से पहले कहानी क्या थी अपनी, ये सेल है और ये न्यूक्लियस है, तो ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है, इसके अंदर पूरा तामझाम हो रहा है, हम डबल किए थे डीएनए और पहले का भी डीएनए सब उलझा हुआ पड़ा है ना, इंटरवाइंड तरीके से है ना। तो उसे पहले सुलझाना होगा हमें, है ना, कुछ भी करने से पहले। तो इंटरवाइंड डीएनए है, पहले से सुलझाना पड़ेगा सेल डिवाइड होने से पहले ना। तो सबसे पहले हम प्रोफेज की बात करते हैं, तो प्रोफेज में क्या होता है, ये सेल जो होता है सुलझता है, इसकी इंटेंगलिंग होती है। तो सबसे पहले अनटेंगलिंग होगी इसकी डीएनए की, सुलझ जाएगा डीएनए प्रॉपर तरीके से, है ना, जो उलझा हुआ था। और फिर ये जो क्रोमैटिन है ऐसा उलझा हुआ डबल अच्छे से ना, अब ये जो है थोड़ा कंडेंस होना शुरू कर देगा। क्या, इसकी बात कर रही हूँ मैं, डीएनए की कंडेंस होना शुरू कर देगा। देन वो डीएनए कंडेंस होकर अपना क्रोमोसोम बना लेगा। क्रोमोसोम जो बनाएगा वो, तो क्या होगा कि क्रोमोसोम बनाएगा सेंट्रल एक मिनट, क्रोमोसोम बनाएगा, उसी के साथ एक इवेंट चलता है इसमें सेंट्रियोल का, सेंट्रियोल जो कि डबल होगा, तो वो भी क्या अपोजिट पोल पे जाने लगेंगे, दोनों साइड सेंट्रियोल पहुंच जाएंगे। ये तो हमारी प्रोफेज की बात हो गई। प्रोफेज के बाद हमारे पास क्या रहता है, मेटाफेज। ठीक है, मेटाफेज में क्या होता है कि अभी हमने देखा कि ये जाने लगते हैं, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होने लगता है नॉर्मली इसी में, प्रोफेज में। यहाँ पे क्रोमोसोम बन जाते हैं, ऐसा इस तरीके का कुछ व्यू हमारा मेटाफेज में होता है। ये हमारे क्या सेंट्रोस है, और एक प्लेट में, इसे मेटाफेजिक प्लेट बोलते हैं। यहाँ पे एक इक्वेटर पे सभी क्रोमोसोम इकट्ठे हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर, एंड जो यहाँ से ये जुड़े रहते हैं, एक डिस्क शेप का स्ट्रक्चर होता है काइनेटिक कोर, उसकी हेल्प से ये यहाँ से अटैच रहते हैं। इसके बाद हम बात करें मेटाफेज में, तो मेटाफेज में ये हो गया, क्या हो गया था मेटाफेज में अपने पास, सही से व्यू नहीं हो पा रहा है लेकिन ओके। कुछ ऐसा व्यू रहता है मेटाफेज में, है ना। इसके बाद एनाफेज की बात आती है हमारे पास, ये हो गया मेटाफेज। इसके बाद एनाफेज की बात आती है, तो एनाफेज में क्या होता है, बस इतना याद रखना है अपन को। एनाफेज में जो अपने क्रोमोसोम्स होते हैं यहाँ से डिवाइड हो गए, मतलब कि एक ही क्रोमैटिड अपोजिट पोल पे पहुंच जाती है। ये एनाफेज में स्प्लिटिंग हो जाती है, हम कह सकते हैं, है ना। ये स्प्लिटिंग हुई, अपोजिट पोल पे पहुंच गए हैं सारी हमारे क्रोमोसोम्स। देन इसके बाद टीलोफेज आता है हमारा, तो टीलोफेज में क्या हो जाता है, ये दोनों यहाँ जाके डीकंडेंस हो जाते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज़ हमारी यहाँ छूट गई है कि ये जो था हमारा प्रोफेज, इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह सकते हैं, ईआर, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियोलस नाम की एक ऑर्गेनली, या फिर कह सकते हैं न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पे प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोलस, जो कि राइबोसोम फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ये सब डिसअपियर हो जाते हैं, ठीक है, और अनटेंगलिंग हो जाती है यहाँ पे, यानी कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है यहाँ पे, है ना, और कुछ तो रहा ही नहीं। और यहाँ पे मेटाफेज में हम देखे थे कि सभी क्रोमोसोम जो बनते हैं स्पिंडल फाइबर अटैच होकर मेटाफेजिक प्लेट पे अरेंज हो जाते हैं। एनाफेज में हम देखें कि स्प्लिटिंग हो गई, स्प्लिटिंग में क्या हुआ, क्रोमोसोम अपोजिट पोल पे पहुंच गए, देन फाइनली लास्ट में जाके यहाँ पे सारा जो अपना जेनेटिक मटेरियल है वो डिकंडेंस हो गया। देन उसके बाद यहाँ पे सभी चीज़ें जो हमने गायब की थी, डिसअपियर कर दी थी, यार गोल्जी माइटोकॉन्ड्रिया सब रीअपियर हो जाएंगे यहाँ पे। देन अब लास्ट इवेंट हमारे यहाँ बच जाता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब साइटोप्लाज्म डिवाइड। अब यहाँ पे हम साइटोप्लाज्म को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। क्या किया, साइटोप्लाज्म डिवाइड किया। साइटोप्लाज्म डिवाइड प्लांट सेल में अलग होता है एंड एनिमल सेल में अलग होता है। एनिमल सेल में क्लीवेज मेथड होती है, इसी को हम फरो मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। और जो प्लांट सेल होता है उसमें, जैसे कि ये प्लांट सेल है, ठीक है, इसमें डिवीजन कैसा होगा, इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है यार। तो सेल वॉल में क्लीवेज कैसे हो सकती है, क्लीवेज का मतलब ऐसा है कि ये अपनी एनिमल सेल है, उसमें सिर्फ सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, तो क्लीवेज ऐसा ऐसा कर करके तो हो जाएगी, वो ऐसे अंदर की साइड फरो टाइप की फॉर्मेशन होती है, तो फाइनली वो सेंटर में लाई करते हैं एंड देन दोनों सेल डिवाइड हो जाते हैं। लेकिन इसमें क्या, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और सेल वॉल सीधा साथ नहीं हो सकती क्लीवेज से, तो इसका जो भी कैल्शियम मटेरियल है वो यहाँ पे डिपॉजिट होगा। देन कैल्शियम मटेरियल डिपॉजिट होगा, तो कैल्शियम पैक्टेट बोलते हैं उससे, वो डिपॉजिट होकर यहाँ पे एक लेयर बना लेता है, जैसे मिडिल लैमेला बोलते हैं हम लोग। और एक इसमें ना जब अपना ये क्रोमोसोम वगैरह मटेरियल रहता है, इसमें कुछ ना स्पिंडल फाइबर्स रह जाते हैं। स्पिंडल फाइबर कैसे कहते हैं, इन्हें स्पिंडल फाइबर्स कहते हैं। आई थिंक ये रिवीजन सीरीज़ है, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि तुम लोगों को सभी चीज़ें जो बेसिक्स है वो क्लियर होगा, इसलिए मैं थोड़ा ये मेन पॉइंट्स पे ध्यान नहीं दे रही हूँ कि स्पिंडल फाइबर क्या है, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, ऐसा ऐसा। ये ओनली रिवीजन सीरीज़ है, इसलिए मैं शॉर्ट कर रही हूँ। तो ये मिडिल लैमेला बन गया, मिडिल लैमेला के थ्रू आगे से। और हाँ एक बात और, इसमें सेंट्रीफ्यूगल, क्योंकि एक मिनट, सेंट्रीफ्यूगल होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम खत्म करते हैं। ये हमारा नॉर्मली हमारा जो माइटोसिस है यहाँ कंप्लीट हो गई है। मैं आपको थोड़ा एनसीईआरटी या फिर जिससे आपको लगे कि हमने कुछ पढ़ा है तो वो मैं दिखा देती हूँ, शो कर देती हूँ थोड़ा नोट से, कि उससे आपको थोड़ा ऐसा लगेगा कि हाँ पेजेस रिवाइज करवाने की ज़्यादा ज़रूरत है, कि पेजेस में ही थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकती है आप लोगों को। नॉर्मली पहले ना हमने देखो इंटरफेस की बात की थी, तो मैं यहाँ प्रोफेज से ही बताती हूँ कि यहाँ पे लिखा है, देखो फर्स्ट फेज जो होता है कैरियोकाइनेसिस का प्रोफेज होता है, हमने बात की थी। फर्स्ट फेज होता है ये एम फेज का, ठीक है, बात की थी हमने, ठीक है। और बाकी जो अपना है इसकी बात करते हैं, इसमें क्या क्या होता है। इंटरवाइन डीएनए अनटेंगलिंग होती है उसकी, क्रोमैटिन स्टार्ट हो जाता है, कंडेंस होना, सेंट्रल अपोजिट पोल पे मूव करने लगता है, स्पिंडल एपरेटस बन जाता है। स्पिंडल एपरेटस में बताना भूल गई, ये इसी को स्पिंडल एपरेटस बोलते हैं, ठीक है। एंड क्रोमोसोम विजिबल होने लगते हैं। इसके एंड में क्या होता है, ईआर गोल्जी न्यूक्लियस सब डिसअपियर हो जाते हैं। जो इसके लास्ट में होता है ना, वो अनटेंगलिंग ऑफ डीएनए होती है, सॉरी डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो अपनी ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहती है, इसके अंदर जो सब कांड दान होता है, तो वो उस टाइम
अब मेटाफेज पे आ जाते हैं। मेटाफेज जो होता है उसमें डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फर्स्ट इवेंट होता है। मैं आपको यहाँ पे इसी डायग्राम से एक्सप्लेन कर सकती हूँ अच्छे से कि ये देखो यहाँ पे अपना सेंट्रोल प्रेजेंट रहता है ना। सेंट्रोल से स्पिंडल फाइबर निकलते हैं। स्पिंडल फाइबर और जो क्रोमोसोम पूरी एंटेंगलिंग होती है, कंडेंसेशन स्टार्ट हो गया था। ये वही क्रोमोसोम है। ये क्रोमोसोम सारे इक्वेटर पे आ गए हैं। देन धीरे धीरे ये ना अपने पोल की तरफ जाने लगते हैं ना। एक आप लोगों को अगर बेसिक्स क्लियर ना हो तो ये उसके लिए है कि क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे काइनेटोकोर प्रेजेंट होता है। काइनेटोकोर डिस्क शेप का होता है प्रोटीन का। जो मेटाफेज होता है इस स्टेज में ना अपना जो क्रोमोसोम होता है मोस्टली कंडेंस होता है। अच्छे तरीके से हम इसे माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। तो जो बोल सकते हैं मॉर्फोलॉजिकल स्टडी हम बेटर तरीके से एनाफेज में कर सकते हैं। देन फिर मैं हम एनाफेज की बात की थी। देखो ये स्टेज तो जो हमारी किसकी थी, मेटाफेज की थी। मेटाफेज में ऐसा क्रोमोसोम कुछ दिख रहा था हमारे पास। तो इसमें ना स्प्लिटिंग होना शुरू कर जाती है एनाफेज में। अपोजिट पोल पे क्रोमोसोम जाने लगते हैं। तो कुछ ऐसा दृश्य हमें देखने को मिलता है यहाँ पे एनाफेज में। देन फिर टीलोफेज आता है। तो टीलोफेज में कुछ ऐसा हो जाता है। देन फाइनली डिकंडेंसेशन होता है और हमारी जो भी ऑर्गेनेल डिसअपीयर हो गई थी वो फिर से विजिबल होंगी इधर पे टीलोफेज में। देन थैंक यू गाइस फॉर दिस एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर आप लोगों को समझ आए तो मेरी फर्स्ट वीडियो थी ये। आई विल ट्राई माई बेस्ट। थैंक यू।